मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। देखें भारत में संघात्मक व्यवस्था को किस प्रकार से लागू किया गया है। इसके पहले कि हम भारतीय संघात्मक व्यवस्था की चर्चा करें, एक इसके सैद्धांतिक पक्ष पर भी विचार कर लेना उचित होगा। अंग्रेजी में संघात्मक शासन के लिए या संघ शासन के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक कॉन्फेडरेशन, दूसरा फेडरेशन, तीसरा यूनियन। कॉन्फेडरेशन क्या है? इसका हिंदी शब्द है परिसंघ या राज्य मंडल। परिसंघ क्या है? जब छोटे छोटे राज्यों के सामने कोई एक ऐसी समान समस्या आती है जिसका सामना वे अकेले नहीं कर सकते, तो वे मिलजुल करके एक संगठन बनाते हैं और मिलजुल करके उस समस्या का सामना करते हैं। जैसे ही समस्या का निराकरण हो जाता है तो वह ढीला ढाला संगठन खत्म हो जाता है और राज्य फिर जैसे पहले थे वैसे स्थिति में आ जाते हैं। इसे परिसंघ या राज्य मंडल कहते हैं। मैं इसे दोहराता हूं। जब छोटे छोटे राज्यों के सामने कोई एक ऐसी समस्या आती है जिसका निराकरण या जिसका सामना वे अकेले नहीं कर सकते, तो वे आपस में मिलकर एक ढीला ढाला संगठन बनाते हैं और उस संगठन को पूरी जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि वह उस समस्या का निराकरण करे और ये सभी छोटे छोटे राज्य उस संगठन को पूरा समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं। जब समस्या का समाधान हो जाता है तब वे पहले की भांति अलग अलग हो जाते हैं, संगठन खत्म हो जाता है। इसे राज्य मंडल या परिसंघ कहते हैं। इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, दोनों बहुत बढ़िया उदाहरण हैं। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य में या आज हम जिसे अमेरिका कहते हैं, वहां पर इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे। इन 13 उपनिवेशों ने मन में विचार किया कि हमें अब स्वतंत्र होना चाहिए। इंग्लैंड के साथ उनका विवाद बढ़ा। परिणाम स्वरूप इन 13 उपनिवेशों ने मिलकर एक राज्य मंडल बनाया, एक कॉन्फेडरेशन बनाया। उस कॉन्फेडरेशन को इन 13 उपनिवेशों ने पूरा सहयोग दिया और इन 13 राज्यों ने मिलकर कॉन्फेडरेशन के नेतृत्व में, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन थे, इंग्लैंड से युद्ध किया और इंग्लैंड से युद्ध करके विजय प्राप्त की। जब विजय प्राप्त हो गई इन्हें, तब राज्य मंडल समाप्त हो गया और ये उपनिवेश 13 उपनिवेश राज्य कहलाने लगे। 13 राज्य। ये हुआ परिसंघ या राज्य मंडल। अब आगे देखें, इसके आगे की कहानी फिर फेडरेशन में बताएंगे। दूसरा उदाहरण लीजिए स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में अनेक कैंटन थे। कैंटन मान प्रदेश या राज्य कहिए। तो छोटे छोटे थे, बिल्कुल छोटे छोटे थे और ऑस्ट्रिया इनके ऊपर आक्रमण कर देता था कभी भी। तो 3 कैंटनों ने मिलकर एक राज्य मंडल बनाया। ऑस्ट्रिया ने इन पर आक्रमण किया। इन तीनों कैंटनों ने ऑस्ट्रिया को परास्त कर दिया। कुछ वर्षों के बाद जब ये तीनों कैंटनों ने मिलकर के ऑस्ट्रिया को परास्त कर दिया, तो आसपास के और भी जो कैंटन थे, ये सब भी उस राज्य मंडल में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार से कैंटनों की संख्या 8 हो गई। कुछ वर्षों के बाद ऑस्ट्रिया ने बदला लेने के उद्देश्य से फिर से इन पर आक्रमण किया। पहले 3 को परास्त नहीं कर पाया था, तो अब 8 को कैसे परास्त करेगा? ऑस्ट्रिया दोबारा हार गया। इस राज्य मंडल की लोकप्रियता बढ़ गई और आसपास के जितने भी कैंटन थे, ये सब कैंटन उसमें सम्मिलित हो गए।
ये स्विट्जरलैंड की कहानी है। तो राज्यमंडल राज्यों का ढीला ढाला संगठन है जिसका निर्माण एक खास उद्देश्य से किया जाता है। उद्देश्य की प्राप्ति के बाद वह संगठन समाप्त हो जाता है। यह है राज्यमंडल। दूसरा शब्द है फेडरेशन, या हिंदी में इसके लिए शब्द है संघ। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन छोटे छोटे राज्य मिलकर जब एकजुट होकर के एक संगठन का निर्माण करते हैं और उस केंद्रीय संगठन को अपनी संप्रभुता दे देते हैं, उसे कुछ शक्तियां देकर बाकी शक्तियां अपने पास रख लेते हैं, और वह संगठन टूटने वाला, विघटन होने वाला नहीं होता, वह विघटित नहीं होता, स्थायी होता है, और इसके परिणाम स्वरूप एक विशाल राष्ट्र का निर्माण होता है। उसे फेडरेशन या संघ कहते हैं। मैं इसे रिपीट करता हूं। जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के या अनेक राज्य मिलकर के एक केंद्रीय संगठन का निर्माण करते हैं जिसे संघ कहते हैं, उसे अपनी संप्रभुता दे देते हैं, उसे कुछ शक्तियां देकर के बाकी शक्तियां अपने पास रख लेते हैं, और इस प्रकार से एक बड़े राष्ट्र का निर्माण होता है। उसे संघ कहते हैं या फेडरेशन कहते हैं। इसमें चूंकि ये राज्य अपनी संप्रभुता केंद्र को दे देते हैं, इसलिए केंद्र की यह जिम्मेदारी होती है, संघ की जिम्मेदारी होती है कि वह इन राज्यों की सुरक्षा करे। एक दूसरा, चूंकि थोड़ी सी शक्तियां उन्होंने केंद्र को दी है, बाकी शक्तियां इनके पास है, तो राज्यों को इससे स्वायत्तता भी मिल जाती है। तो राज्यों का दो काम पूरा हो जाता है, एक तो सुरक्षा और दूसरा है स्वायत्तता। अपने राज्य के अंदर वे किसी प्रकार की नीति बना सकते, किसी प्रकार का काम कर सकते, इनकी स्वायत्तता होती है, एक नियम और संविधान के अंतर्गत रहते हुए। उसे फेडरेशन या संघ कहते हैं। उदाहरण, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी थोड़ी देर पहले बताया 13 उपनिवेशों ने मिलकर के राज्यमंडल का निर्माण किया। जॉर्ज वाशिंगटन इसके अध्यक्ष थे, मुख्य सेनापति थे। इंग्लैंड से युद्ध हुआ, इंग्लैंड परास्त हुआ, 13 उपनिवेश स्वतंत्र हुए, और इस प्रकार से ये 13 राज्य कहलाने लगे। इसके कुछ समय के बाद, 2, 4, 6 महीने, 8 महीने के बाद, इन 13 राज्यों में कुछ ऐसे नेता थे जो राष्ट्र के बारे में सोचने वाले थे। इन नेताओं ने सोचा कि इंग्लैंड को हमने मिलजुल करके परास्त किया है, इंग्लैंड कभी भी हमसे प्रतिशोध ले सकता है, बदला ले सकता है, और यदि इंग्लैंड ने हम पर आक्रमण किया तो हम अकेले उसको परास्त नहीं कर पाएंगे, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। तो क्यों ना हम सब मिल करके एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करें, एक संघीय सरकार की स्थापना करें, और तब फिर 13 राज्यों के 55 प्रतिनिधियों का सम्मेलन फिलाडेल्फिया में हुआ, जिसे फिलाडेल्फिया कन्वेंशन कहते हैं। और इन 55 प्रतिनिधियों ने मिलकर के 4-5 माह बैठ करके इन्होंने एक नए संविधान का निर्माण किया। और फिर इसी 55 प्रतिनिधियों के सम्मेलन ने यह भी तय किया कि जब इन 13 राज्यों में से 3/4 राज्य, मतलब 9 राज्य, इस संविधान को स्वीकार कर देंगे, तब संघ की स्थापना होगी, और उसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य। यूनाइटेड होंगे, इंटीग्रेट नहीं होंगे। जैसे आपने पानी में शक्कर डाला, पूरा घुल गया, शक्कर का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया, वो नहीं। जैसे लकड़ियों का ढेर है, आपने उसे रस्सी से बांध दिया, प्रत्येक लकड़ी का स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन वह डोर से बंधा हुआ है, मतलब बंधन से बंधा हुआ है। ये यूनाइटेड होते हैं, संयुक्त होते हैं। प्रत्येक राज्य का पृथक अस्तित्व होता है, लेकिन वह अपने अस्तित्व को संघ में शामिल किया हुआ है। तो इस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स की स्थापना हुई। ये दुनिया का सबसे पहला
और आधुनिक युग का पहला संघीय व्यवस्था है। इसे फेडरेशन कहते हैं। अब तीसरा शब्द आता है यूनियन। यूनियन के लिए भी हिंदी में संघ शब्द है। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन क्या होता है? संघ शासन का निर्माण दो तरीके से होता है, एक पृथक्करण, दूसरा एकीकरण। एकीकरण क्या है? जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के आपस में समझौता करते हैं और नए संघ का निर्माण करते हैं, मतलब अनेक राज्य मिलते हैं, एकीकरण, तो उसे फेडरेशन कहते हैं। अमेरिका। अब पृथक्करण क्या है? कोई बड़ा राज्य है, एक स्थान से पूरे राष्ट्र का शासन संचालन करना संभव नहीं है, बहुत कठिन है, तो वह केंद्र सरकार क्या करती है? पूरे राज्य को, पूरे राष्ट्र को छोटे छोटे प्रांतों में बांट देती है और इन प्रांतों में एक एक सरकार की स्थापना कर देती है। थोड़ी सी शक्तियां उनको दे देती है, बाकी शक्तियां अपने पास रख लेती है। उसे यूनियन कहती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है भारत, सोवियत संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। भारत का उदाहरण में यह पृथक्करण से बना है, इसको पृथक्करण कहते हैं। मतलब केंद्र सरकार अपने राज्य को अलग छोटे छोटे प्रांतों में बांटती है। बांटने का आधार अलग अलग कुछ भी हो सकता है। जैसे भारत में प्रांतों के निर्माण का आधार क्या है? भाषा है। भाषा के आधार पर भारत में प्रांतों का निर्माण हुआ है। तो ये भारत में पहले एकात्मक शासन था। 1935 में संघात्मक शासन शुरू करने की योजना बनी और जब हमको आजादी मिली, हमने नए संविधान में संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत में संघात्मक शासन की स्थापना हुई। भारतीय सरकार, केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र में एक सरकार तो स्थापित हो गई, पूरे भारत को छोटे छोटे प्रांत में बांट दिया, छोटे बड़े प्रांत में बांट दिया और यहां पर एक एक सरकार को स्थापित कर दिया। थोड़ी सी शक्तियां उसको दे दी और बाकी शक्तियां उसने अपने पास रख लिया। तो भारतीय संघ यूनियन हुआ। यही स्थिति सोवियत संघ की हुई। 1917 के पहले, साम्यवादी क्रांति के पहले रूस में एकात्मक शासन था। इतना बड़ा राष्ट्र, लेनिन ने सोचा संघात्मक व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, तो उसने पूरे रूस को, सोवियत संघ को अनेक प्रांतों में बांट दिया। वहां पर एक सरकार की स्थापना कर दी, थोड़ी सी शक्तियां दे दी, बाकी केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया। यही स्थिति कनाडा की हुई। कनाडा भी ब्रिटिश उपनिवेश था। 1864 में इंग्लैंड ने उसको स्वतंत्रता दी, औपनिवेशिक स्वराज्य। वही व्यवस्था अभी भी कनाडा में चल रही है। इसी प्रकार से 1 जनवरी 1901 को ऑस्ट्रेलिया को स्वतंत्रता मिली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो संघ है उसको कॉमनवेल्थ नाम दिया गया। कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं उसको। और भारत में यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कनाडा में यूनियन ऑफ कनाडा नाम दिया गया है। लेकिन अमेरिकन संविधान में कहीं पर भी फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहीं नहीं है। फेडरेशन शब्द का प्रयोग अमेरिकन संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन निष्कर्ष निकलता है ये फेडरेशन है, ये यूनियन है। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये है कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। आपको आश्चर्य होगा, स्विट्जरलैंड में अभी 22 कैंटन हैं, 19 पूर्ण कैंटन, 6 अर्ध कैंटन। अर्ध कैंटन मतलब बिल्कुल छोटे छोटे राज्य, कैंटन माने राज्य, कम्यून माने जिला। तो स्विट्जरलैंड में 19 पूर्ण और 6 अर्ध कैंटन, 6 आधा मतलब 3, 19 3 22 कैंटन हैं। और स्विट्जरलैंड का संविधान का पहला वाक्य है, हम स्विट्जरलैंड के 22 कैंटनों का,
स्विट्जरलैंड 22 कैंटनों का राज्य मंडल होगा। स्विट्जरलैंड के संविधान में कॉन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वैसे भले ही सैद्धांतिक रूप में स्विट्जरलैंड कॉन्फेडरेशन कहता है, लेकिन वह किसी भी संघ की तुलना में अधिक संगठित और दृढ़ है, सुदृढ़ है। तो ये हुई कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन की कहानी। अब देखें भारत में जो संघ का निर्माण हुआ है, संघात्मक शासन के कौन कौन से लक्षण उसमें विद्यमान हैं। तो कभी भी जब संघ का निर्माण होता है तो संघ निर्माण की कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहला शर्त है उनके बीच भौगोलिक निकटता होनी चाहिए। मतलब उनकी सीमाएं, जो राज्य मिल करके संघ का निर्माण करना चाहते हैं, उनकी सीमाएं आपस में मिलती हों। ऐसा नहीं कि एक राज्य हिंद महासागर में है, दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप में, तीसरा अमेरिकन महाद्वीप में, चौथा और किसी यूरोप महाद्वीप में। ये सब मिलकर के, ये 4-5 मिलकर के यदि संघ का निर्माण करना चाहेंगे, संभव नहीं होगा। इनकी सीमा एक दूसरे से मिलती जुलती मिलनी चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पाकिस्तान। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान मूलतः 2 भागों में बटा हुआ था और दोनों भागों के बीच लगभग 1200-1300 मील की दूरी थी। तो शुरू से ही जो 2 भागों में बटा हो, कैसे करके एक हो सकता है। परिणाम यह हुआ कि 20 वर्ष भी नहीं बीते थे और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, टूट गया पाकिस्तान। तो इसकी सबसे पहली शर्त है भौगोलिक निकटता। दूसरी इसकी शर्त है कि इनके बीच सांस्कृतिक एकता होनी चाहिए। जब तक सांस्कृतिक एकता नहीं होगी तब तक वे एकजुट होकर के रह नहीं सकते। सोवियत संघ में 15 प्रांत बना करके, जिसे गणराज्य कहा गया था, 15 गणराज्य बना करके सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की गई। लेकिन यहां की इन 15 गणराज्यों की संस्कृति अलग अलग थी। परिणाम यह हुआ, छोटी सी ढील दी गोरबाचोव ने और 5 साल के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो गया। आज उसी में से एक रूस और दूसरा यूक्रेन पिछले साल भर से ज्यादा समय हो गया युद्धरत हैं। तो इनके बीच सांस्कृतिक एकता होनी चाहिए। बाकी चीजें तो लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, ये तो होगा ही, क्योंकि संघात्मक शासन बिना लोकतंत्र के चल ही नहीं सकता। तो ये 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्तें हैं। अब देखें भारत में किस प्रकार से संघात्मक शासन के लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहला है लिखित संविधान। जहां कहीं भी संघात्मक शासन की स्थापना की जाएगी, संविधान को लिखित होना अनिवार्य है। संविधान लिखित क्यों होना चाहिए? क्योंकि संविधान इन राज्यों के बीच समझौते की शर्त होती है। जिन शर्तों के आधार पर राज्य आपस में मिल करके समझौता करते हैं, संघ का निर्माण करते हैं, फेडरेशन का जो निर्माण करते हैं, अमेरिका जैसे है, तो संविधान में उन शर्तों को लिखा जाता है और जो भी शर्तें होंगी लिखित होनी चाहिए। मतलब संविधान समझौते की शर्त हुआ करता है, तो संविधान का लिखित होना अनिवार्य है। संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत हमने लिखित संविधान को परिभाषित किया था। जिस संविधान का निर्माण एक निश्चित सभा द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर बैठकर किया गया हो और जिसे निश्चित तिथि को लागू किया गया हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं। तो संविधान का लिखित होना संघात्मक शासन के लिए अनिवार्य है। दूसरा, कठोर संविधान। संविधान तो हमने बना लिया, लेकिन जो राज्य मिलकर के समझौता करके एक संघ का निर्माण करते हैं, वे राज्य कहते हैं केंद्र समझ खबरदार, यह संविधान हमारी समझौते की शर्त है, यह तुम्हारी शक्तियों का प्रावधान करता है, हमारी शक्तियां भी हमें बताता है।
लेकिन ध्यान देना, कभी भी इस समझौते की शर्तों पर अर्थात संविधान को बदलने की आवश्यकता पड़ी, संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी, तो अकेले अपनी मर्जी से मत बदल देना, हमसे भी सहमति लेना। तो इसलिए कठोर संविधान जो होते हैं उसमें संशोधन के लिए केंद्र के अलावा राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। भारत में जो संविधान संशोधन की दूसरी कठिन पद्धति है उसमें राज्यों की भूमिका को स्वीकार किया गया है। अमेरिका में एक ही पद्धति से, वैसे दो पद्धतियां अमेरिका में संविधान में संशोधन की, लेकिन दोनों पद्धतियों में राज्यों की सहमति आवश्यक मानी गई है। सभी राज्य नहीं, भारत में आधा से अधिक राज्य है, अमेरिका में 3/4 राज्यों की सहमति से ही संविधान संशोधन हो सकते हैं। तो कठोर संविधान, कानून बनाने की पद्धति और संविधान में संशोधन करने की पद्धति जहां पर अलग अलग होती है, मतलब कि संशोधन पद्धति कठिन होती है। कानून बनाने का सामान्य बहुमत, संशोधन के लिए 2/3 बहुमत, और अमेरिका में 3/4 राज्यों की सहमति, भारत में आधे से अधिक राज्यों की सहमति, तो उसे कठोर संविधान कहते हैं। तो संघात्मक शासन में संविधान का कठोर होना आवश्यक है ताकि राज्यों की सहमति भी संवैधानिक संशोधनों पर लिया जाए। तीसरा, शक्तियों का विभाजन। शक्तियां विभाजित होनी चाहिए। किन किन के बीच? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच। केंद्र सरकार की शक्तियां जो हों वो, और राज्य सरकार को जो शक्तियां दी जाती हैं वो सब कुछ संविधान में लिखित होना चाहिए, मौखिक कुछ नहीं चलेगा। अमेरिका में, अमेरिकन संविधान में केवल उन शक्तियों का उल्लेख किया गया है जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं, और बाकी एक लाइन में बोल दिया गया है ये इतनी शक्तियां केंद्र की होंगी, बाकी जितनी हैं, बाकी जितनी बची वो सब राज्य सरकारें देखेंगी, मतलब वो सब राज्य सरकारों को शक्तियां दे दी गई। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। एक, संघ सूची, ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिन पर अकेले केंद्र सरकार कानून बनाती है। इनकी संख्या संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों की संख्या 97 है, 97। दूसरा, राज्य सूची, ऐसे विषय जो स्थानीय महत्व के हैं, विभिन्न राज्यों में थोड़ा बहुत परिवर्तन, थोड़ा बहुत चेंज, अलग अलग थोड़ी सी भिन्नता चलेगी। तो ऐसे राज्य सूची के विषयों की संख्या मूल संविधान में 66 थी, जिसे आगे चल करके 4 विषय इसमें से कम कर दिया गया, तो हो गए राज्य सूची में 62 विषय। 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले 4 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और ये 4 विषय कौन कौन से हैं? शिक्षा, वन, जंगली पशु और पक्षियों की सुरक्षा और नाप तोल। इन 4 विषयों को पहले राज्य सूची में रखा गया था, जिसे 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है। यहां पर एक उल्लेखनीय तथ्य देखिएगा। पहले जब शिक्षा राज्य सूची का विषय था तो हर राज्य में शिक्षा की पद्धति अलग अलग थी। जैसे उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में 10+2 का पैटर्न था। 10+2 माने 10th के बाद 2 साल आप 11वीं 12वीं आप जूनियर कॉलेज या इंटर कॉलेज पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट करेंगे 2 साल, और 2 साल के बाद 10+2 होगा, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन। मध्य प्रदेश में 11+3 का पैटर्न था, मतलब कि 11वीं को हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 11वीं को हायर सेकेंडरी बोल करके बोर्ड परीक्षा होती थी, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन होता था। तो अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में ग्रेजुएशन करने के लिए 1 साल कम लगता था। दूसरे प्रदेशों में 10+2+3
15 हुआ, और मध्य प्रदेश में 11+3 14 साल हुआ। लेकिन जब शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया, तब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस 11+3 पैटर्न को बदल करके 10+2+3 का पैटर्न लागू किया। तो राज्य सूची की यह कहानी हुई। अब तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। दोनों सरकारें, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। लेकिन यदि राज्य सरकार का कोई कानून केंद्रीय कानून के विपरीत होता है, तो केंद्रीय कानून लागू होगा, राज्य सरकार का वह कानून विरोध की सीमा तक निरस्त हो जाएगा। यह समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची की धारणा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। तो संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, डाकतार, रेलवे और मुद्रा, मुद्रा, ये तमाम चीजें केंद्रीय सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा, राज्य सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जो स्थानीय महत्व के हो सकते हैं, जैसे परिवहन, सिंचाई, स्वास्थ्य, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। तीसरा, जैसे शिक्षा, वन, परिवार नियंत्रण और परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इसे 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत राज्य सूची के 4 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया, और जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, ये नए विषय को भी समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया। ये शक्तियों का वितरण हुआ। इसी को शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण मतलब बंटा हुआ। तो संघात्मक शासन में शक्तियां बंटी होती हैं। इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता। जिन राज्यों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया है, वह संविधान या समझौते की शर्त पूरे देश में सर्वोच्च होगा, उसके ऊपर कोई नहीं होगा, सबके उसके अधीन रहेंगे। ये संविधान सर्वोच्च होता है। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, संविधान के ऊपर कोई नहीं। और अगला बिंदु है सर्वोच्च न्यायालय। इसी को संविधान के सर्वोच्चता की रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी जाती है, और न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, यदि कार्यपालिका के द्वारा किया गया कोई कार्य या जारी किया गया कोई आदेश अथवा संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के विपरीत हो, तो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए उस कानून या कार्य को या आदेश को अवैध घोषित कर देता है, और इस प्रकार से वह संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है। दुनिया में जहां कहीं भी न्यायिक पुनर्विलोकन है, न्यायपालिका को ये शक्तियां दी गई हैं, उन सभी देशों में संविधान सर्वोच्च होता है, या संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का यही एकमात्र संवैधानिक उपाय है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया जाता है। भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। और छठवां है द्वैध शासन व्यवस्था, ड्यूअल पॉलिटी। 2 प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो जहां पर 2 प्रकार के कानून होते हैं, 2 प्रकार के शासन व्यवस्था होती है, उसे द्वैध शासन कहते हैं। इसके पहले द्वैध शासन का उल्लेख 2 बार आ चुका है। एक, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया द्वैध शासन। दूसरा, 1919 के अंतर्गत प्रांतों में लागू किया गया द्वैध शासन।
और ये तीसरा संघात्मक शासन के अंतर्गत लागू किया जाने वाला द्वैध शासन व्यवस्था। दो प्रकार की सरकारें, केंद्र में जिस प्रकार से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है, ठीक इसी प्रकार से हर प्रांत में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। यही दोहरी शासन व्यवस्था है। ये 6 तत्व जो कि संघात्मक शासन के मूल लक्षण माने जाते हैं, ये 6 तत्व भारतीय संविधान में, शासन व्यवस्था में विद्यमान हैं। इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक शासन की स्थापना करता है। इसके आगे इसकी आलोचना कहिए या भारतीय शासन व्यवस्था में विद्यमान एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।